स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेटो का शैक्षिक दर्शन। प्लेटो के शैक्षिक दर्शन में हमने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े, शिक्षा के कार्य पढ़े कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में बताया था कि राज्य की एकता किससे संभव है? शिक्षा से ही संभव। दूसरा उन्होंने बताया था कुशल नागरिकों का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। तीसरा बताया था योग्यताधारी व्यक्तियों का विकास होता है या निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा करता है विवेक का विकास, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति शिक्षा से ही संभव है। तो ये इनके उद्देश्य रखे गए थे। विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित करता है शिक्षा। इसके अलावा मानव को मानव बनाती है शिक्षा। श्रेष्ठतम व्यक्तियों का निर्माण करती है शिक्षा, यानी बुद्धिमत्ता शौर्य इनकी उत्पत्ति करती है। वो किससे होती है? शिक्षा से होती है। प्लेटो के उद्देश्य थे, यानी प्लेटो की शिक्षा या प्लेटो की शिक्षा नीति के उद्देश्य माने गए थे। उसके बाद आता है शिक्षा के कार्य बताए थे कि शिक्षा के कार्य कैसे होने चाहिए। तो प्रथम कार्य था कि राज्य की एकता की रक्षा करता है। कौन? एजुकेशन करता है, शिक्षा करती है। दूसरा उन्होंने बताया था कि राष्ट्र के अच्छे नागरिकों का क्या करती है? निर्माण करती है। तीसरा बताया था मनुष्य के विवेक का निर्माण करती है। जो इसके कार्य हैं वही उनके उद्देश्य हैं, यानी जो उद्देश्य रखे गए वो कार्य क्या कर देती है? पूर्ण कर देती है। तो वो उसके कार्य बन गए। ठीक है, आज आपका टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है पाठ्यचर्या, यानी प्लेटो के अनुसार भारतीय शिक्षा में किस प्रकार की या यूनानी शिक्षा पद्धति में या विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उसके विचार में, प्लेटो के विचार में किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। प्लेटो शिक्षा को आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया बताई, यानी प्लेटो ने शिक्षा को क्या बताया? शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया कि शिक्षा है वो जन्म से मृत्यु तक चलती है। जन्म से मृत्यु तक चलती है शिक्षा, यानी एक सतत प्रक्रिया है जो अनुभव के द्वारा भी व्यक्ति सीखता रहता है। यानी शिक्षा क्या है? आजीवन तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, उन्होंने जन्म से मृत्यु तक पाठ्यचर्या के बारे में बताया। उन्होंने स्त्री पुरुष को समान गुणों का मानकर उनके लिए आरंभ में एक ही पाठ्यचर्या निर्धारित की। यानी इन्होंने क्या की? प्लेटो ने कि स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए एक ही प्रकार की पाठ्यचर्या बताई, यानी एक ही प्रकार के विषय क्षेत्र बताए कि स्त्री हो या पुरुष उनका दोनों का मापदंड समान होना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उनके विचार बताए। वे व्यक्ति की उच्चतम योग्यता के विकास हेतु व्यक्तियों की योग्यता व अभियोग्यता के अनुसार विभिन्न पाठ्यचर्या भी मानते थे। उन्होंने योग्यता के अनुसार क्या किया? पाठ्यचर्याओं के बारे में भी स्पष्ट किया कि कितने वर्ष के बालकों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष या 10 वर्ष के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो जन्म से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष, 6 से 13 वर्ष और 13 से 16 वर्ष, 16 से 20 और 20 से 30 और 30 से 35, 50 और 60 और लास्ट में मृत्यु तक, यानी जन्म से 3 वर्ष, ठीक है, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 35, 35 से 45, 45 से 50 और फिर 50 से मृत्यु तक शिक्षा पद्धति के बारे में, पाठ्यचर्या के बारे में बताया कि इस प्रकार उनका पाठ्यचर्या, यानी इस प्रकार उसका निर्धारण किया गया पाठ्यचर्या का, जो उनकी व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। प्लेटो ने रिपब्लिक के 7वें अध्याय में, प्लेटो ने रिपब्लिक उसका उनका प्रमुख ग्रंथ था रिपब्लिक के 7वें अध्याय में उन्होंने स्पष्ट किया था, बताया था 7वें अध्याय में पाठ्यचर्या प्रस्तुत की थी। 7वें अध्याय में क्या की थी?
पाठ्यचर्या ने 7वें अध्याय में रिपब्लिक जो ग्रंथ था, उनका प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक था, जिसमें शिक्षा के बारे में स्पष्ट किया गया था, अपने विचार रखे थे शिक्षा के बारे में रिपब्लिक में। तो उनके जो 7वां अध्याय था रिपब्लिक ग्रंथ का, उसमें पाठ्यचर्या के बारे में स्पष्ट किया गया था। और उस पाठ्यचर्या के बारे में उसने प्रस्तुत किया था कि विषय को क्रम में गणित से अध्ययन आध्यात्मिक शिक्षा तक किया जाए, यानी गणित के साथ, और गणित के साथ क्या होनी चाहिए, क्रम विषयों का विकास हो। ठीक है, क्रम के साथ, यानी ये क्रमबद्ध रूप से विषय क्या हो, निर्धारित हो, और उन विषयों में गणित विषय की भी इम्पोर्टेंसी हो। और इसके साथ साथ बौद्धिक क्रियाएं, भाषा साहित्य, बौद्धिक क्रिया, भाषा साहित्य, इनका भी क्या हो, ज्ञान, यानी इन विषयों को भी पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। ठीक है, भूगोल है, शारीरिक शिक्षा आदि का भी क्या किया जाए, इसमें निर्धारण किया जाए। ठीक है, ये किसमें किया, रिपब्लिक के 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो विषय हैं, उन विषयों को क्रमबद्ध विकास हो, गणित के विषय भी हो, गणित विषयों के साथ साथ क्या हो, बौद्धिक क्रिया भी हो, बौद्धिक क्रिया के साथ भाषा साहित्य, ठीक है, भाषा साहित्य के साथ शारीरिक, ठीक है, इस प्रकार के विषयों का क्या किया जाए, निर्धारण किया जाए। प्लेटो ने स्त्री पुरुषों के समान पाठ्यचर्या निर्धारित की। ये स्त्रियों के लिए भी सैनिक शिक्षा चाहते थे, यानी इन्होंने स्त्रियों के लिए भी कैसी शिक्षा चाहिए, प्लेटो ने सैनिक शिक्षा, यानी स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये विचार किसके थे, प्लेटो के थे। प्राचीन यूनानी परंपराएं थी, तो जिसमें प्लेटो का विचार था कि महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा क्या दी जाए, सैनिक शिक्षा में शामिल किया जाए और उनको सैनिक शिक्षा दी जाए। उन्होंने गृह कार्य व शिशु पालन से मुक्त कर दिया जाए, यानी गृह कार्य और शिशु पालन से जो गृहस्थी कार्य है उससे क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ उसको क्या किया जाए, एक राज्य, एक संयुक्त राज्य का भार सौंपा जाए, एक आदर्श राज्य का क्या किया जाए, भार सौंपा जाए। जिस प्रकार एक पुरुष का योगदान होता है एक आदर्श राज्य में, वैसे ही स्त्रियों का भी उसमें योगदान हो, ये विचार थे प्लेटो के। ठीक है, इसके अलावा सर्वभौतिक शिक्षा प्लेटो आवश्यकता नहीं समझते थे, व्यावसायिक शिक्षा और शिल्पकारों की शिक्षा की आवश्यकता मानते थे। दासों को भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। प्लेटो ने क्या किया, दासों को भी शिक्षा का अधिकार, दासों को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, दासों को भी। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि एक अभौतिक शिक्षा ना होकर कैसी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ शिल्पकारी शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और दासों को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो प्लेटो की विचार, प्लेटो की शिक्षा नीति में शैक्षिक जो विचार था प्लेटो का, वो था कि महिला और पुरुष, यानी स्त्री और पुरुषों को शिक्षा जो है वो समान रूप से निर्धारित की गई। ठीक है, स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाए। ठीक है, जो गृह कार्य उस कार्य से उनको मुक्ति दी जाए, एक आदर्श राज्य की कार्यभार उनको सौंपा जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो शिक्षा है वो अभौतिक शिक्षा न होकर कैसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसके अंदर व्यावसायिक और शिल्प कार्य की आवश्यकता है, और शिल्प कार्य हो जिसमें, ठीक है, जो हाथ का हुनर जानते हो, इस प्रकार के कार्य उनको सिखाए जाए, जिससे कि रोजगार मिल सके और दासों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने किया पाठ्यक्रम संबंधी विचार। तो सबसे पहला आता है पाठ्यक्रम निर्धारण में छात्रों का व्यक्तिगत भिन्नताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान, विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। यानी छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कोई इंटेलिजेंट है, कोई कमजोर है, कोई पिछड़ा हुआ है, तो उससे व्यक्तित्व के आधार पर ही उनको क्या की जानी चाहिए, एजुकेशन दिया जाना चाहिए। दूसरा पाठ्यक्रम संबंधी विचार उनका रहा कि अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हो। अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण,
अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हो। यानी पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अगर जिससे कि राष्ट्र क्या कर सके, अच्छा राष्ट्र बन सके। और पाठ्यक्रम अच्छा होगा, पाठ्यचर्या अच्छी होगी तो राष्ट्र की स्थिति भी अच्छी होगी। एक अच्छे राष्ट्र का क्या कर सकेंगे, हम निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार की उनकी नीति थी। उसके अलावा उसका क्या था, उसके बाद था जीवन के प्रथम 10 वर्षों तक बच्चे को अंक गणित और रेखा गणित, जीवन के प्रथम 10 वर्ष तक अंक गणित, रेखा गणित, ठीक, अंक गणित, रेखित गणित, ठीक है। इसके साथ साथ उसको संगीत और संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, संगीत और खगोलीय ज्ञान, खगोलीय विद्या देनी चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे को जीवन के प्रथम 10 वर्ष तक, जीवन के प्रथम 10 वर्ष तक अंक गणित, रेखीय गणित, रेखीय गणित, संगीत और खगोलीय विद्या देनी चाहिए। इस प्रकार की उसकी शिक्षा पाठ्यचर्या होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए कविता, गणित, खेलकूद और सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिए। माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उनको गणित के साथ साथ खेलकूद की, संगीत की, ठीक है, भूगोल की, इसके साथ साथ धर्मशास्त्र की, शिष्टाचार की आदि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिष्टाचार, ठीक है, आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का पाठ्यचर्या होनी चाहिए, खेलकूद की, कसरत की, ठीक है। इसके साथ साथ उसको गणित की, संगीत की, शिष्टाचार की, ठीक है। इसके अलावा ये धर्मशास्त्र की आदि शिक्षाओं का क्या किया जाना चाहिए, उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए या उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया प्लेटो ने काव्य और साहित्य की शिक्षा पर भी बल दिया, काव्य और साहित्य की शिक्षा पर भी बल दिया, काव्य और साहित्य की शिक्षा भी बच्चे को दी जानी चाहिए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया काव्य और साहित्य से शिक्षा का समावेश होने से विद्यार्थियों में रुचि होती है। यानी ये दोनों काव्य और साहित्य होंगे तो बालकों में रुचि पैदा होगी, बालकों में क्या होगी, बालकों में रुचि पैदा होगी। तो रुचि पैदा करने के लिए काव्य और साहित्य की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे में शिष्टाचार की भावना पैदा हो सके, ठीक है। इसके अलावा है प्लेटो ने कहा कि पाठ्यक्रम में दर्शन का प्रमुख स्थान होना चाहिए, दर्शन को पाठ्यक्रम में विशेष वरीयता देनी चाहिए, दर्शन का स्थान होना चाहिए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, दर्शन का स्थान अनिवार्य होना चाहिए, दर्शन का स्थान अनिवार्य होना चाहिए। यानी इसका उपयोग दर्शन का तो होना ही होना चाहिए, ये इन्होंने स्पष्ट की थी। तो प्लेटो की जो वास्तविक पाठ्यक्रम की स्थिति थी, वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए पाठ्यक्रम की, तो उसके पक्ष में उसने बताया कि अच्छे राष्ट्र के लिए, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे पाठ्यक्रम का होना जरूरी। सही बात है ये कि कोई भी राष्ट्र है उस राष्ट्र के बालकों को, क्योंकि कक्षा, विद्यालय देश का भविष्य का निर्धारण करता है। यानी विद्यालय और विद्यालय में कक्षा किसी भी देश का भाग्य लिख सकती है, यानी भाग्य निर्माता है। कोई भी विद्यालय किसी भी देश की क्या है, भाग्य निर्माता या भविष्य की भाग्य निर्माण की प्रक्रिया
का एक अंश माना जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे राष्ट्र के लिए अच्छे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि जीवन के प्रथम वर्ष तक जो एजुकेशन दिया जाना चाहिए उसको रेखा गणित, अंकगणित, संगीत और खगोलीय की शिक्षा देनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर उसको गणित, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा की, संगीत की, ठीक है, संगीत के साथ शिष्टाचार की, शास्त्रों की और दर्शन शास्त्रों की क्या होनी चाहिए, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ काव्य साहित्य की शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया कि बालकों को अगर हम काव्य और साहित्य से परिचित करवाएंगे, साहित्य के बारे में उनको बताएंगे, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होगी, रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा होगी तो उनका मानसिक विकास सबसे ज़्यादा विकसित होंगे, विचार विकसित होंगे, ठीक है, और विचार विकसित होंगे तो दर्शन शास्त्र का विकास होगा। इसी कारण उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र का होना अनिवार्य, यानी इसको वरीयता दी जानी चाहिए, दर्शन को विशेष वरीयता दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अनुशासन। प्लेटो ने बच्चों पर कठोर अनुशासन के पक्षपाती थे, कठोर अनुशासन के पक्षपाती थे, कठोर अनुशासन, अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन से एजुकेशन दिया जाना संभव नहीं है। क्योंकि आपको पता है सुकरात ने भी कहा था, वो प्रकृतिवाद के विचारक नहीं थे लेकिन आदर्शवादी विचारक थे, तो सुकरात ने कहा था कि बच्चे को क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। जबकि प्रकृतिवाद में क्या बताया, स्पष्ट किया गया था कि बच्चे को पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता की शिक्षा देनी चाहिए, यानी बच्चा स्वतंत्र रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने अनुशासन के बारे में स्पष्ट बताया कि अनुशासन बच्चे का कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, जिससे बालक इंद्रियों को भौतिक आचरण में न लगा सके, यानी अपने ज्ञान को भौतिक कार्यों में, अन्य कार्यों में चारों तरफ से क्या नहीं कर सके, इंगित न कर सके, ठीक है। यानी अगर हम स्वतंत्र रखेंगे बच्चे को तो भौतिक सांसारिक जीवन में सबसे ज़्यादा वो क्या होगा, प्रभावी, यानी एक रास्ते की बजाय अनेक रास्तों के या अनेक दिशाओं में वो क्या करेगा, समन्वय रखेगा, जिसके कारण उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए कठोर अनुशासन का पालन करवाना चाहिए बच्चे को। इसके साथ साथ प्लेटो ने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, यानी शारीरिक भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों डिसिप्लिन होनी चाहिए, दोनों, यानी शारीरिक रूप से भी किसी प्रकार की उसके समस्या नहीं होनी चाहिए और मानसिक रूप से भी वो संकुचित बुद्धि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों में अनुशासन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी बच्चे का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, ठीक है। इसके समर्थन रहे। अनुशासन के लिए प्लेटो ने दंड देने का भी समर्थन किया। दंड का समर्थन किसने किया, प्लेटो ने, जबकि सुकरात ने दंड नीति के कोई समर्थन नहीं किया था। उन्होंने ये तो कहा था कि बच्चे को अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना चाहिए और अनुशासन में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन प्लेटो ने अपने विचार में स्पष्ट किया कि कठोर अनुशासन होगा, यानी दंड, अनुशासन के लिए दंड भी दिया जा सकता है। इसके साथ उसको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप का अनुशासन होना चाहिए। वे मुक्त अनुशासन के विरुद्ध थे तथा अनुशासन से ही नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, यानी किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए या किसी पर नियंत्रण करने के लिए कठोर अनुशासन का होना जरूरी है। तो अनुशासन के रूप में शिक्षा के प्रति जो प्लेटो का विचार था, वो प्लेटो का विचार रहा कि कठोर अनुशासन होना चाहिए, यानी बच्चे को अगर दंड देना पड़े डिसिप्लिन में रखने के लिए तो दंड नीति का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना दंड से उनको डिसिप्लिन में नहीं लाया जा सकता। और डिसिप्लिन में बच्चा को, या यूँ मान के चलो कि अगर किसी को अनुशासन में नियंत्रित करना है तो नियंत्रित करने के लिए दंड प्रक्रिया का होना जरूरी है। ये विचार किसके थे, प्लेटो के। उसके बाद आता है शिक्षण विधियाँ, बच्चों को बलपूर्वक ज्ञान देने के विरुद्ध थे, यानी शिक्षण विधियों, प्लेटो की शिक्षण विधियाँ क्या कहती है, शिक्षण विधियों में उन्होंने बताया, शिक्षण विधि में बताया कि बलपूर्वक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बलपूर्वक, ठीक है। बलपूर्वक अगर एजुकेशन देंगे तो वो प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसलिए बलपूर्वक शिक्षण विधि के क्या थे, वो विरुद्ध थे। उनके खेल द्वारा सीखना की पद्धति चाहते हैं, यानी खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई जाए, खेल शिक्षा, खेल शिक्षा दी जाए, यानी खेल में उसको एजुकेशन दिया जाए, इस प्रकार की पद्धति को वो मान्य कर रहे थे, ठीक है। अपने ग्रंथ लॉज में अपने ग्रंथ
क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट थे, इनके मुख्य तो तीन थे, लेकिन शिक्षा के प्रति जो समर्पित ग्रंथ थे वो दो ही थे, द रिपब्लिक और लॉज। और लॉज में उसने क्या बताया कि बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों के समर्थन थे। संगीत, व्यायाम की शिक्षा, यानी बालक बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाए वो संगीत की शिक्षा, संगीत के द्वारा उनको एजुकेशन करवाया जाए। संगीत के साथ साथ व्यायाम शिक्षा के द्वारा अवलोकन किया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, उनको अभ्यास के द्वारा भी शिक्षा दी जाए, खेल कूद पद्धतियों के माध्यम से भी उसको शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रश्नोत्तरी विधि का भी उपयोग किया जाए, राजनीति शास्त्र के द्वारा भी उसको ज्ञान दिया जाए। ठीक है, और शासकीय जो शासक बनता है उस शासक की कहानियों के माध्यम, काव्य साहित्यों के माध्यम से भी उसको एजुकेशन दिया जाए। तो सब प्रशिक्षणों का उपयोग होना जरूरी है। यानी सुकरात ने भी कहा था कि शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, और किसी भी मार्ग को प्राप्त करने के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्ग सबका भिन्न भिन्न होता है। तो सब शिक्षण विधियों का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो प्लेटो ने भी स्पष्ट किया है कि शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, और शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि बलपूर्वक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, चाहे उसमें संगीत के माध्यम से दे, खेल के माध्यम से दे, व्यायाम के माध्यम से दे। ठीक है, या किसी भी प्रकार से जिससे कि बालक की रुचि पैदा हो सके, इस प्रकार की शिक्षण विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे। ठीक है, शिक्षक व शिक्षार्थी के रूप में क्या था उनका, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी का रूप कैसा था। शिक्षक और शिक्षार्थी में शिक्षकों का स्थान उच्च बताया इन्होंने, प्लेटो ने शिक्षकों का स्थान क्या बताया, उच्च बताया कि शिक्षक क्या है, शिक्षकों का स्थान क्या बताया उन्होंने, उच्च। और सुकरात ने भी क्या बताया, शिक्षकों का स्थान उच्च बताया। यानी सर्वोच्च क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। जबकि प्राचीन नीतियाँ, प्रकृतिवादी नीतियाँ क्या कहती थी, प्रकृतिवादी विचारक क्या कहते थे कि शिक्षक क्या होते हैं, जन्मजात, जबकि सुकरात ने इनको जन्मजात नहीं बताया, और प्लेटो ने भी इनको जन्मजात नहीं बताया। शिक्षा का स्थान क्या बताया, शिक्षक का स्थान उन्होंने क्या बताया, उच्च बताया, तथा उन्हें उच्चतम शासक बनने का अधिकारी माना जाना चाहिए। यानी इनको, शिक्षक को उच्चतम शासक का अधिकारी माना चाहिए। यानी किसी राज्य में अगर कोई शिक्षक है तो वो शिक्षक किसके समान है, उस राज्य के उच्चतम अधिकारियों के समान है। यानी उनका मुख्य रूप से ये देखा गया कि इनके जो शासन प्रणाली है, इनके जो एजुकेशन प्रणाली है, उस एजुकेशन प्रणाली में द रिपब्लिक ग्रंथ में जो शिक्षा के प्रति अपने शैक्षिक विचार प्रकट किए, उन शैक्षिक विचारों में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध बताया, उसमें बताया कि शिक्षक का स्थान उच्च होना चाहिए, और इतना उच्च होना चाहिए कि उसको किस प्रकार मानना चाहिए, एक शासन में उच्चतम शासक अधिकारी के समान मानना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया शिक्षक हेतु ज्ञानी, दार्शनिक तथा अधिकारी या राज्य के श्रेष्ठ नागरिक तैयार करता है। यानी शिक्षक क्या करता है, अधिकारी, राज्य के श्रेष्ठ नागरिक, ठीक है, इन सब का निर्माण कौन करता है, शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, यानी राज्य में शासक के समान सर्वोपरि स्थान। उच्च अधिकारियों का भी निर्माण कौन करता है, शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक का स्थान क्या है, राज्य के जो शासित अधिकारी हैं, शासित अधिकारियों में भी, प्रशासनिक अधिकारियों में जो उच्चतम अधिकारी हैं उसके समान होना चाहिए, क्योंकि ये इन सब का क्या करता है, निर्माता है। ठीक है, और विद्यालय कैसी होनी चाहिए, विद्यालय होनी चाहिए, प्लेटो के गुरु सुकरात ने बताया था कि विद्यालय की स्थिति कैसी होनी चाहिए। विद्यालय की स्थिति उन क्षेत्रों में होनी चाहिए जहां चौराया हो। कहाँ स्थापित होनी चाहिए, जहां चौराया हो वहां विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि चारों तरफ से बच्चे आ सके। तो विद्यालय की स्थापना के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां चौराहे की स्थिति हो, घूमने का क्षेत्र हो। किंतु प्लेटो ने सर्वप्रथम विद्यालय स्थापित किया, उसमें से सम्मानपूर्वक शिक्षण कार्य करते थे। ठीक है, यानी इनका, प्लेटो का कार्य और सुकरात दोनों की विचार एक ही थे। इन्होंने चौराहे या घूमने वाले क्षेत्र पर क्या होनी चाहिए, विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, और उन्हीं क्षेत्र में विद्यालय स्थापित होने से छात्रों को क्या मिल सकता है, एजुकेशन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी शिष्य जो होते हैं वो चौराहे पर ही प्राप्त हो सकते हैं, एक एक क्षेत्र में जाने से शिष्य प्राप्त नहीं हो सकते। या जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वो शिक्षक एक क्षेत्र में रहकर ही क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त
कर सकते हैं। लेकिन प्लेटो क्या कहता है कि प्लेटो इस चौराहे वाले घूमने वाले क्षेत्रों में एजुकेशन ना देकर उस क्षेत्र से दूर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, जबकि सुकराती नीति में क्या था कि चौराहे पर घूमते हुए शिक्षा देनी चाहिए। तो इन दोनों की भिन्नताओं में देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण युक्त विद्यालय होना चाहिए, यानी पर्यावरण जैसा है उस पर्यावरण में वातावरण जो है वो वातावरण एजुकेशन से संबंधित होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई अन्य प्रवृत्तियां या इस प्रकार की स्थिति की एक प्रकार से जो हम प्रकृतिवाद में देखते हैं कि प्रकृतिवाद में ये बताया गया है कि एक स्पष्ट एकांत क्षेत्र हो जिसमें बच्चे अच्छी तरह से मनन कर सके, अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, वही स्थिति प्लेटो ने बताई कि पर्यावरण विद्यालय के अनुकूल होना चाहिए, यानी जहाँ विद्यालय है उस विद्यालय के अनुकूल ही क्या होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, उन्हीं क्षेत्र में विद्यालय स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पाठ्यचर्या के बारे में चर्चा की जो प्लेटो के शैक्षिक दर्शन में आती है, जिसमें स्त्री को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, पुरुषों की एजुकेशन विद्यालय कैसे होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम शिक्षा की योजना का मूल्यांकन, यानी शिक्षा के लिए हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, नई योजना बनाते हैं तो उन योजनाओं का मूल्यांकन कैसे करें, आने वाले समय में वो एजुकेशन नीति कैसी रहेगी। ठीक है।